इस वीडियो में हम देखेंगे फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है इसमें हम मेनली इलेक्ट्रिक चार्ज को देखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को देखेंगे, करंट फ्लो कैसे होता है जिसको पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज बोलते हैं उसे देखेंगे। वोल्टेज के बाद इलेक्ट्रिक सर्किट देखना है। सर्किट के बाद दो टाइप्स के सर्किट होते हैं, सीरीज़ एंड पैरेलल, वो देखना है। एंड लास्ट में हमको इलेक्ट्रिकल पावर और कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी देखना है। ये टॉपिक्स इस चैप्टर में हमको पढ़ने हैं इन द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो हमको समझना है कि एक पहले इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने के लिए हमको देखना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट क्या होगा। तो हमको पता है कि ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। तो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, फॉर एग्जांपल कि हमारी कोई बुक हो गई, तो बुक को हम जब टच करते हैं तो हमको कोई शॉक वॉक तो उससे उसको टच करने पर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि बुक के जो एटम्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। बुक के अंदर कुछ एटम्स होंगे, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होता है उनका जो नंबर होता है वो इक्वल होता है, इसलिए माइनस और प्लस एक दूसरे को कट कर देता है। ठीक है, तो इसके कारण हमें कोई शॉक नहीं लगता। लेकिन जब हम एटम, ये जब माइनस और प्लस होता है तो एटम न्यूट्रल कहलाता है। तो हम जब इस न्यूट्रल एटम में छेड़छाड़ कर देते हैं, हम या तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा देते हैं या फिर अगर कम कर देते हैं, तो उसकी न्यूट्रलिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अगर हम उसके इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा देंगे तो वो माइनस चार्ज गेन कर लेगा, और उसके इलेक्ट्रॉन्स को कम कर देंगे तो वो पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेगा। तो जो ये माइनस और पॉजिटिव चार्ज हैं, ये ही चार्जेस हैं। तो ये जो होती हैं ये मास के साथ जुड़ी हुई एक प्रॉपर्टी होती है। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में मास है, तो मास के साथ हमेशा कोई ना कोई चार्ज होता है। या तो वो मास में जो चार्ज है वो इक्वल होते हैं, इसलिए मास का ओवरऑल चार्ज 0 कहलाता है। या फिर जब हमको उस मास के एटम की न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब करके इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा के या कम करते हैं तो वो आयन बन जाते हैं। तो उन जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं उन्हीं को इलेक्ट्रिकल चार्ज बोलते हैं। तो इसकी एक बार डिफाइन देख लेते हैं। अ चार्ज इज अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द मैटर। जैसे मैंने बोला कि वो मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज मास एंड हैव स्पेस। तो मैटर जो होता है उसके अंदर चार्ज एक प्रॉपर्टी है जो मैटर के अंदर एसोसिएटेड होती है, ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। तो अगर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस रहेंगे तो या तो मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाने में भी काम आएंगे और इलेक्ट्रिकल इफेक्ट अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट अपन नेक्स्ट चैप्टर जो है 4th उसमें पढ़ेंगे। तो मेनली हमको इलेक्ट्रिकल जो भी वो इलेक्ट्रिकल एक्सपीरियंसेस शो करते हैं चार्जेस, वो पढ़ना है। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, चार्ज को लिखने के लिए जैसे हमको लिखना है किसी पे चार्ज है, तो जैसे कि किसी चीज़ पे -1.6 इंटू 10 की पावर -19 का चार्ज है, तो इस चार्ज के एंड में हम लगाएंगे सी यानी कि कूलम। ये जो -1.6 इंटू 10 की पावर -19 है, ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज होता है। ठीक है, ये अभी आगे देखेंगे। तो चार्ज इज फंडामेंटली प्रेजेंट इन द एलिमेंटरी पार्टिकल्स। जो चार्ज होता है वो प्रेजेंट कहाँ होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स होते हैं इसके अंदर चार्ज पाया जाता है। न्यूट्रॉन जो है उसमें भी चार्ज पाया जाता है, लेकिन उसमें माइनस और प्लस इक्वल पाए जाते हैं, इसके कारण वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, लेकिन माइनस और प्लस उसमें भी पाए जाते हैं। तो कहाँ में पाया गया, इलेक्ट्रॉन में पाए जाते हैं चार्ज, प्रोटॉन में और न्यूट्रॉन में। तो देखते हैं क्या लिखा है नीचे। Charge is fundamentally present in the elementary particles like in electron, proton and neutrons. न्यूट्रॉन क्या होते हैं, न्यूट्रल, प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। ऑल ऑफ देम आर प्रेजेंट इनसाइड द एटम एंड एटम्स कॉन्स्टिट्यूट मॉलिक्यूल्स ऑफ विच द सब्सटेंसेस ऑफ द यूनिवर्स इज मेड। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ में पाए जाते हैं, एटम में पाए जाते हैं। एटम कहाँ पाया जाता है, यूनिवर्स में पाया जाता है। ठीक है, तो वी कैन से कि चार्जेस यूनिवर्स में पाए जाते हैं। सो चार्ज बॉडीज और पार्टिकल्स कैन बी क्रिएटेड। अब चार्जेस देखो, यूँ तो सारी बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है क्योंकि सारे एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं। तो इसको क्रिएट करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को या तो बढ़ा देते हैं या फिर घटा देते हैं। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को बढ़ा देते हैं तो वो माइनस चार्ज गेन करता है, और लॉस कर देते हैं तो वो पॉजिटिव
चार्ज गेन करता है। तो हम जब एक एटम की न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब कर देते हैं तो हमारी बॉडी चार्ज गेन करती है। एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है। Charged bodies or particles can be created by disturbing the neutrality of an atom, just like ions are created out of neutral atoms. Therefore, loss of electron give positive and gain of electron give a negative charge. ठीक है, आ गया होगा समझ। अगला है, अब ये जो चार्ज होते हैं ये क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये चार्ज है तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी तो होगी इन चार्जेस की, तो चार्जेस की प्रॉपर्टी को एक बार हम देख लेते हैं। पहला है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, इसको समझते हैं। जैसे कि एक बॉडी है, ठीक है, उसके अंदर समझ लीजिए -5 है चार्ज। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे बनाते हैं। समझ लीजिए एक बॉडी है, उसके अंदर है एक चार्ज -5 का, एक 2 का, एक -3 का और एक 6 का। तो ओवरऑल चार्ज कैसे निकलेगा? ओवरऑल चार्ज निकलेगा इसको ऐड करके, यानी कि -5 -3 +2 +6। तो क्या हो गया, -5 -2 -8 और 2 + 6 भी 6 7 8 हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया, इसका ओवरऑल चार्ज 0 आ गया। तो हमने कैसे निकाला ओवरऑल चार्ज? इन सभी को एल्जेब्रिक सम कर दिया, इन सभी का सम कर दिया हम लोगों ने, इसके कारण हमको ओवरऑल चार्ज मिल गया। तो यही होता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस लोकेटेड एनीवेयर ऑन द बॉडी। कहीं पर भी वो चार्जेस प्रेजेंट हो उस बॉडी के अंदर, उन सभी का एडिशन कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा ओवरऑल चार्ज। तो इसको एडिटिविटी ऑफ चार्जेस बोला जाता है, ये उसकी एक प्रॉपर्टी होती है। सेकेंड, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज जो होता है वो या तो बनाया भी नहीं जा सकता और डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। हमने 9th क्लास में पढ़ा था मास के बारे में। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और हमने एनर्जी के बारे में भी यही पढ़ा था, एनर्जी कैन ऑल्सो नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। फिजिक्स में 5 चीज़ें जो होती है वो फंडामेंटली कंजर्व्ड होती है। पहला होता है हमारा मास, सेकेंड एनर्जी, तीसरा चार्ज, चौथा मोमेंटम एंड पांचवा एंगुलर मोमेंटम। तो जो 3 चीज़ें हमने पढ़ी ली है, मास, एनर्जी और चार्ज, क्योंकि मास एनर्जी 9th में पढ़ ली थी, चार्ज हम अभी देख रहे हैं। तो क्या है, ये लिखा होगा चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो अभी तो हमने देखा कि चार्ज हमने क्रिएट करा, पर ये जो क्रिएशन ऑफ चार्ज होता है ये न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब करके होता है, मतलब ये नेचुरली क्रिएट नहीं हो सकता। जैसे ही किसी भी चीज़ की न्यूट्रलिटी को डिस्टर्ब किया जाता है तो ही चार्जेस क्रिएट होते हैं, नेचुरली चार्जेस क्रिएट नहीं हो सकते। मीन्स फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल चार्जेस आर कंजर्व फॉर और कांस्टेंट। मैंने ये बोला आइसोलेटेड सिस्टम यानी कि उसमें कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, क्योंकि अगर हम चार्ज को चार्जेस क्रिएट करने तो इलेक्ट्रॉन उसको देने पड़ेंगे या फिर उससे लूज करवाने पड़ेंगे। तो नेचुरली कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं होता है। आखिरी थर्ड, चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट का मतलब है कि चार्ज को आप, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन का कोई एक चार्ज है, इसको आप कितनी भी वेलोसिटी से फेंकिए, ये अगर 1 है तो इसका चार्ज एंड में भी 1 ही रहेगा। तो ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमको तो पता ही है कि अगर कितनी भी वेलोसिटी से कोई चीज़ फेंको चीज़ थोड़ी ना बदलेगी, लेकिन नहीं, हमें जो आइंस्टीन जी ने हमको जो उनकी थ्योरम दी थी E = mc², उसके हिसाब से कोई भी चीज़ को अगर हम लाइट की वेलोसिटी से फेंकते हैं तो उसकी बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आता है। जैसे टाइम पीरियड में चेंज आता है। अगर जैसे कि आपने एक पेन फेंका 10 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का आपने एक पेन फेंका है लाइट की स्पीड से, तो उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आएंगे। उसकी लेंथ भी बढ़ सकती, 15 हो जाएगा, कहीं बीच में 5 हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। सोचिए अगर पेन की लेंथ तक में चेंजेस आ रहे हैं तो उसके चार्जेस में भी आने चाहिए, लेकिन नहीं, चार्ज जो होता है वो वेलोसिटी से डिपेंडेंट नहीं होता, वो इनवेरिएंट होता है वेलोसिटी के। ये यहाँ लिखा होगा, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एन एलिमेंटरी चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। वो अगर शुरुआत में भी 1 था तो भले लाइट की स्पीड की वेलोसिटी से फेंका हो फिर भी एंड में 1 ही रहेगा। चौथी प्रॉपर्टी जो है चार्ज की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ने के पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूला समझ गए तो ये जो उसका थ्योरी पोर्शन है हमको ईजिली समझ आ जाएगा। तो जैसे कि समझ लीजिए कोई बॉडी है, उसके ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, तो हमको उसका ओवरऑल चार्ज निकालना है। तो ओवरऑल चार्ज निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, Q = NE। हम क्या करेंगे, Q = नंबर, ये N जो होता है ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो हम लगा देंगे 5। इलेक्ट्रॉन में हम डालते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, मतलब मल्टीप्लाई
1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये हमें याद करना पड़ेगा कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो क्या होता है, हमको क्या पता चल गया कि ओवरऑल बॉडी पे कितना चार्ज था। ठीक है, तो अब ये जो n होता है ये एक नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, n एक नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर ही होगा n। अगर कोई 1.5 n की जगह लगा दे तो ये फॉर्मूला जो है ये मतलब वो सही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी बॉडी है उसमें या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। किसी भी बॉडी में 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन या फिर ऐसा 15/23 इलेक्ट्रॉन, कोई फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक है, जैसे क्लास का एग्जांपल लीजिए, क्लास में या तो 10 बच्चे होंगे, 15 बच्चे होंगे, 15.5 बच्चे नहीं होंगे। क्या आधा बच्चा तो हो नहीं सकता ना। वैसे ही Q इक्वल्स टू NE में Q होता है हमारा ओवरऑल चार्ज निकालना है बॉडी पे, N होता है कितने इलेक्ट्रॉन है उसमें, और E होता है उस इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो एक बार देख लेते हैं, द स्मॉल चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इन नेचर इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो है वो एक छोटा सा चार्ज है जो इस नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है। इफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 की पावर, ये जो -19 समझ लीजिए ऊपर लिखा हुआ है, तो इज टेकन एज द एलिमेंट्री यूनिट i.e. द क्वांटा ऑफ अ चार्ज। तो एक जो एलिमेंट्री यूनिट है, मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो चार्ज कितना होगा, 1.6 इंटू 10 पावर -19। तो इसको क्वांटा ऑफ चार्ज भी बोला जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, द चार्ज ऑफ एनी बॉडी, यहाँ पे एनी बॉडी नहीं, एनी बॉडी होगा, एनी बॉडी विल बी सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E। तो वो E का ही मल्टीपल होगा, यानी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का ही मल्टीपल होगा, या तो मल्टीपल होगा बाय 2 बाय 3, क्योंकि हमने देख लिया है कि 1.5 और फ्रैक्शन ऐसे डेसिमल वाले फ्रैक्शन वाले नहीं चलेंगे। i.e. Q इक्वल्स टू +-NE। अब चाहे तो ओवरऑल रिजल्ट प्लस में भी आ सकता है चार्ज का और माइनस में भी आ सकता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इलेक्ट्रिकल सब्सटेंसेस में। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल सब्सटेंसेस होती हैं वो होती हैं 3 टाइप्स की। तो सब्सटेंसेस तो बहुत सारे प्रकार की होती है, लेकिन इलेक्ट्रिकल सब्सटेंसेस यानी वो सब्सटेंसेस जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी को उनसे पास करने देती है कि नहीं। तो उस बेसिस में, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के बेसिस पे 3 सब्सटेंसेस, मतलब 3 तरह से हमने सब्सटेंसेस को कैटेगराइज करा है। पहला कंडक्टर, सेकंड इंसुलेटर और थर्ड सेमीकंडक्टर। हमने ये जो 2 चीज़ें हैं ये बहुत पहले से पढ़ते आए हैं। कंडक्टर मतलब वो चीज़ें जो इलेक्ट्रॉन्स को उनसे पास होने देती हैं, सेकंड इंसुलेटर यानी वो चीज़ें जो इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रिसिटी को कॉन्स्टिट्यूट कराते हैं। समझ लीजिए एक तार है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा ही पास होगी। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा ही पास होती है। अगर कोई हमने ऐसी चीज़ ली जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। यही इसी प्रिंसिपल पे कंडक्टर और इंसुलेटर वर्क करते हैं। सेमीकंडक्टर बाद में देखेंगे, पहले आप इनको अच्छे से देख लीजिए। तो समझ लीजिए कोई बॉडी है, जैसे कोई सब्सटेंस है, द सब्सटेंसेस आर मटेरियल्स दैट परमिट और अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो फ्रीली फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल। एग्जाम्पल कॉपर, आयरन, सिल्वर, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, तो हमको जैसे पता है एल्यूमिनियम का हमारा एटॉमिक नंबर होता है 13, यानी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2, 8, 3। तो हमको पता है इसका जो आखिरी वाला शेल रहेगा 1, 2, 3, इसका जो थर्ड शेल होगा यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन फ्रीली घूम रहे होंगे। ये चाहे तो डिटैच हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये डिटैच हो गए तो उसके 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। मतलब ये जो है, अगर एल्यूमिनियम का कोई सब्सटेंस है उससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट शेल से डिटैच हो जाते हैं। डिटैच यानी अलग हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा देते हैं। और उसका फ़ायदा ये होता है, वो एल्यूमिनियम का फ़ायदा होगा कि 2,8 से वो उसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। कोई भी बॉडी में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करानी है तो कुछ फ्री उड़ते हुए इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, क्योंकि अब एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर फेंक देता है, तो मतलब वो फ्री में घूम रहे, उधर उधर बाहर जा रहे हैं, लूजली बॉन्ड थे वो, तो उनको फेंक दिया उसने बाहर ताकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेंगे, कॉपर, आयरन, सिल्वर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। दिस इज ड्यू टू मोर लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, यानी ब्रैकेट में फ्री इलेक्ट्रॉन, सी द इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। मतलब ये यही कहने कि आप इनका मॉडल देख लीजिए इन एटम्स का, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कॉन्स्टिट्यूट होती है। इंसुलेटर,
द सब्सटेंस और मटीरियल्स दैट रेजिस्ट द फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो रोकती है इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो नहीं होने देती है फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल एंड मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल वुड, ग्लास, क्लॉथ। मतलब ये जो इनके एटम्स होते हैं ना, ये या तो स्टेबल होते हैं, तो स्टेबल होते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन्स ये बाहर नहीं देना चाहते। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 है, तो ये स्टेबल है, तो ये इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होती, ये देते ही नहीं बाहर इलेक्ट्रॉन, तो ये बाहर इलेक्ट्रॉन नहीं देते, यानी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। तो क्या है इसका रीज़न, अगर पूछ लिया जाए रीज़न, तो दिस इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ मोर लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस। सेमीकंडक्टर वो होती हैं सब्सटेंसेस जो थोड़ी सी लाइट कॉन्स्टिट्यूट करती है, पर पूरी जब थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी कॉन्स्टिट्यूट करती है लेकिन पूरी तरह से नहीं करती। मतलब वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में आती हैं, थोड़ी सी कर देती हैं और मतलब थोड़ी सी नहीं कर पाती हैं, तो मतलब दोनों की प्रॉपर्टी शो हो रही है, इसलिए बीच में आती है। A material that has an electrical conductivity value falling between that of a conductor such as metallic copper and an insulator such as glass। तो उन्होंने एक एग्जांपल लिया जैसे कि कॉपर है और ग्लास है। कॉपर कंडक्टर है, ग्लास इंसुलेटर है। तो कॉपर जो है वो कंडक्टिविटी शो करता है, ग्लास जो है वो कंडक्टिविटी शो नहीं करता। तो इन दोनों के बीच में एक सब्सटेंस है, समझ लीजिए, उसके हिसाब की वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी करता है। मतलब ना ही बहुत अच्छे से करता है, ना ही बहुत बुरी तरीके से करता है। तो उनके एग्जाम्पल दिए हैं SiAs, GaAs और टाइटेनियम डाइऑक्साइड और एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। मेनली तो ये 3 याद है जो हमको NCERT में गिवन है, ये 3 एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब समझ लीजिए, अब हमने इतनी देर से समझ लिया चार्ज क्या होता है, होप अच्छे से समझ आ गया होगा। एटम है, एटम की हमने न्यूट्रलिटी को बिगाड़ा, उसके इलेक्ट्रॉन या तो बढ़ा दिए या फिर कम कर दिए, तो उसको चार्ज मिल गया, तो माइनस का या फिर पॉजिटिव का। इलेक्ट्रिसिटी पे हम मेनली नेगेटिव चार्जेस को स्टडी करेंगे, पॉजिटिव चार्जेस को बाद में स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल करंट, अब समझ लीजिए कि ये कोई एक तार है, ठीक है, ये एक तार है, ये उस तार को मैंने बीच से कट करा, तो ये छोटा सा सर्कुलर सेक्शन मेरे को मिला। अब समझ लीजिए इस तार से कुछ इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, ये एक जगह खड़े नहीं है, ये चार्जेस पास हो रहे हैं, इस तार में से निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इस क्रॉस सेक्शन को जैसे ही जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने पास करा पर सेकेंड, वही इसका करंट है। अब समझ लीजिए कि अगर एक क्रॉस सेक्शन है, ये यहाँ से एक वायर में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं और एक वायर में जिसमें 5 हो रहे हैं, तो आप ही बताइए कि किसकी किसमें ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा होगा। ऑफ कोर्स 5 इलेक्ट्रॉन्स वाले में। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि एक क्रॉस सेक्शन एक छोटा सा एरिया पर सेकेंड, उसमें से जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं वही इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। जिस तरह जो चार्जेस फ्लो होते हैं किसी बॉडी में, और जितने ज़्यादा होते हैं जितने कम होते हैं, वो उसके इलेक्ट्रिक करंट को डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेते हैं डिफाइन, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, एक सेकेंड में कितने चार्जेस जा रहे हैं, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन भी आप इसकी 2 डिफाइन है। आई जो होता है, आई इक्वल्स टू Q अपॉन T। तो मैंने आपको अभी हाल ही बताया, जितने ज़्यादा चार्जेस जाएंगे उतना ज़्यादा करंट होगा, लेकिन जितना ज़्यादा टाइम में जाएंगे, अगर करंट्स फटाफट जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल करंट में हमने देखा कि किस तरह से वायर में इलेक्ट्रिक करंट बहता है। तो मैंने बता दिया कि एक क्रॉस सेक्शन से अगर इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं तो उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है। जब एक चार्ज है सीधा खड़ा हुआ है, जब वो चलने लगे ना तो वो करंट बन जाता है। तो हमने देख लिया, फॉर्मूला भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, I इक्वल्स टू QT। अगर करंट्स बढ़ने लगते हैं, मतलब सॉरी चार्ज बढ़ने लगता है तो हमारा करंट भी बढ़ता है। अगर टाइम कम हो जाता है तो हमारा चार्ज बढ़ता है। अगर कम टाइम में फटाफट ज़्यादा आ जाएंगे, अगर कम टाइम में इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे तो करंट बढ़ेगा, अगर ज़्यादा टाइम में पास होंगे तो वो कम होगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। आगे देखेंगे, हमको पूछ रही है, ज़्यादातर कभी कभार पूछ लेते हैं। हाँ रुको, पहले यूनिट ऑफ करंट क्या होती है। करंट की यूनिट ऐसा यूनिट होती है एम्पियर या फिर कूलम पर सेकेंड। कूलम पर सेकेंड क्यों आई, क्योंकि I इक्वल्स टू QT होता है। Q की हमारी क्या यूनिट होती है, कूलम, टाइम की सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड, या फिर एम्पियर, एम्पियर को A से डिनोट करते हैं।
तो व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड देन द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। कभी कभार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि 1 एम्पियर ऑफ करंट कब आएगा। तो 1 एम्पियर ऑफ करंट को लाने के लिए हमको 1 कूलम ऑफ चार्ज लाना पड़ेगा, और 1 सेकेंड ऑफ टाइम, अगर 1 सेकेंड में एक चार्ज पास करेगा तो वो 1 एम्पियर ऑफ करंट को जनरेट करेगा। ठीक है, ये सब थ्योरी वाली चीज़ें थी। अगला देखते हैं। अब देखिए, अब अपन को पता है कि इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है, ये चार्ज जब मूव करेगा तो वो करंट बन जाएगा। सिंपल, हमने इतना भी देखा। पर अब हम देखेंगे कि ये चार्ज जब मूव हो रहा है तो इसको मूव करा कौन रहा है। कोई ना कोई तो एनर्जी होगी ना जो इसको धक्का देकर चला रही है, या फिर खुद से तो चल नहीं सकते, क्योंकि चार्जेस जो होते हैं वो खुद से नहीं चल सकते, नॉन लिविंग थिंग है, तो इनको कोई चीज़ धक्का देती है। तो चीज़ क्या है? वो चीज़ है पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज। पहले पोटेंशियल डिफरेंस का एक छोटा सा यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन है। अब ये पूछ रहे हैं कि कैसे चार्ज चलते हैं, तो ड्यू टू सम एक्सटर्नल एजेंसी पोटेंशियल डिफरेंस फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कंडक्टर फ्लो थ्रू द वायर विच कॉन्स्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्जेस एज इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ लिखा है जो एक्सटर्नल एजेंसी होती है पोटेंशियल डिफरेंस, उसका एक्सटर्नल एजेंसी क्यों बोला? क्योंकि वो बाहर से लग रही है, एक्सटर्नली लग रही है। ठीक है, वो एक्सटर्नली लग रही है। तो इसके कारण जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं कंडक्टर में, वो फ्लो हो जाते हैं। अब देखते हैं अच्छी तरह से कि वोल्टेज क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है वोल्टेज, अच्छे से पढ़ने, ज़्यादातर इसी के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। अभी हमने पढ़ लिया चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सब्सटेंसेस क्या होता है, लेकिन जिस चार्ज को मूव कराने के लिए लगता है हमारा वोल्टेज, ये वोल्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये समझ में कम आता है, इसलिए इसको अच्छे से समझने के लिए अपन इसको देखते हैं। वोल्टेज, तो वोल्टेज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ कंडक्टर फ्लो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस इन अदर वर्ड इज कॉल्ड वोल्टेज। एक बार मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ, देन हम इस थ्योरी और डिफाइंस को पढ़ेंगे तो ये और ईजीली आपको समझ में आएगा। देखिए, इसके लिए मैं एक छोटा सा हमारा एक सर्किट बना देता हूँ। एक सेकेंड। तो हमको पता है कि ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, तो ये जो हमारी मेन वायर्स हैं, ये हमारी वायर है, ये बल्ब है, ये बैटरी है। इसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा, नेगेटिव टर्मिनल होगा। ये जो बैटरी है, इसके वायर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सभी तो कंडक्टर ही होते हैं ना सारे वायर्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब इनको हमें चलाना है, तो ध्यान से देखिए बैटरी के वेट अ सेकेंड, ये क्या हो रहा है? बैटरी के जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ये नेगेटिव, ये वाला हिस्सा जो है बैटरी का, ये नेगेटिव चार्ज शो कर रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिव होते हैं, तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन्स आगे मूव, मतलब इससे क्योंकि माइनस और माइनस रिपेल करता है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स ऑटोमेटिकली रिपेल होकर आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर बैटरी का नेगेटिव साइन है, इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिव होते हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव अपने आप रिपेल होने लगता है और इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आता है बल्ब, तो ये उसको जला देते हैं, और फिर इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ के यहाँ पर थक के रुक गया। इतनी एनर्जी उसको नेगेटिव चार्ज से मिल गई कि वो यहाँ आकर रुक गया। अब वो आगे क्या देखता है कि नीचे तो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे? अट्रैक्ट, तो वो पॉजिटिव की तरफ खींचे चले आते हैं। यहाँ पर आकर इलेक्ट्रॉन रुक गया। अब देखिए, हमको जो बैटरी थी वो एक तरफ नेगेटिव थी, एक तरफ पॉजिटिव थी। ठीक है, ऐसे सेल आते हैं, यहाँ पर एक साइड उनका नेगेटिव होता है, एक साइड उनका पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन को धक्का देके आगे पहुँचवा देता है, और पॉजिटिव वाला उसको अट्रैक्ट करके यहाँ तक ले आता है। तो ये तो नेचर होता है चीज़ों का। तो बैटरी असल में खर्च कहाँ होती है? बैटरी खर्च होती है ये जो यहाँ अब इलेक्ट्रॉन आ गया है उसको वापस उठाकर यहाँ लाने में। इलेक्ट्रॉन इससे ट्रेवल होता है और वापस यहाँ आता है, फिर वापस से नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करके आगे बढ़ता है, यहाँ तक पहुँचता है, फिर बैटरी खर्च होती है और आगे बढ़ती है। इसे खर्च होते होते एक दिन वो ख़त्म हो जाती है। ये था मेन मैकेनिज्म कि पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी प्रोवाइड कैसे करती है। ये बैटरी ही जो है ना, यही पोटेंशियल डिफरेंस यानी नेगेटिव और पॉजिटिव कैथोड और एनोड है ना, तो कैथोड और एनोड पे पोटेंशियल डिफरेंस पाया जाता है। यही पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट को
मूव कराता है। अब इसमें एक और चीज़ समझने वाली है, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो नेगेटिव होती है, इसके कारण वो नेगेटिव साइड से रिपेल होकर इस तरह से फ्लो होती है। लेकिन पुराने समय में हम लोग क्या समझते थे कि इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव है, वो सोचते थे कि इलेक्ट्रिसिटी भगवान की दी कोई चीज़ है, भगवान जो चीज़ देंगे वो पॉजिटिव होती है, इसलिए वो लोग इस चीज़ को उल्टा समझते थे। वो सोचते थे कि इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव टर्मिनल से पास होकर नेगेटिव में आती। क्यों? वो सोचते थे, समझ लो इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल करेगा, इसलिए वो रिपेल होकर आगे बढ़ती है, और यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पर थक के वो पहुँचा तो वो अट्रैक्ट हो जाता है। तो कन्वेंशन यानी पुराने ज़माने के लोगों को क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल लोग। तो ये लोग क्या सोचते थे कि इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव होती है, इसलिए वो बैटरी से इस तरह के डायरेक्शन में मूव करती है। लेकिन जो लेकिन जो करंट होता है हमने देखा कि वो नेगेटिव होता है, इसलिए वो समझ लीजिए यहाँ अगर हमारा नेगेटिव साइड है तो वो इस तरह से मूव होता है, यानी कन्वेंशन से उल्टा। लेकिन जो पुराने लोग हैं बड़ी बड़ी चीज़ें देकर गए, कह कर गए, इसलिए हमको माननी किसकी पड़ेगी बात? पुराने ज़माने वाले लोगों की। इसलिए हम अभी भी मानते हैं कि जो करंट है वो पॉजिटिव साइड से फ्लो होता है। इस वाली चीज़ को समझने के लिए आप ये वाला फोटो देखिए, ये वाला। पहले लोग क्या सोचते थे कि करंट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, कन्वेंशन लोगों का देखते हैं। तो करंट अगर पॉजिटिव होगा तो ये वाला जो पॉजिटिव साइड है इसके कारण वो रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करके आगे बढ़ रहा है। यहाँ पहुंचा, यहाँ समझ लीजिए बल्ब है, बल्ब को चलाया, फिर यहाँ आके थक गया कि भाई इतनी एनर्जी दी थी पहुंचने की, फिर आगे देखता है कि भाई नेगेटिव है, नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट करके फटाक से वो यहाँ पहुंच जाता है। फिर सारे इधर इकट्ठा हो जाएंगे, फिर बैटरी खर्च कहाँ होगी? इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से आगे वापस इधर भेजने के लिए। पर हमको पता है कि रियल में इलेक्ट्रिसिटी किससे फ्लो होती है? इलेक्ट्रॉन से, इसलिए रियल मूवमेंट माइनस से रिपेल होकर इस तरह से चलेगा। लेकिन कन्वेंशन के लोगों ने उसको पॉजिटिव माना, इसलिए हमको भी कन्वेंशनल लोगों के हिसाब से पॉजिटिव वे में ही लेना है कि करंट वो फ्लो होगा पॉजिटिव से नेगेटिव में। भले ही गलत है पर फॉलो तो करना पड़ेगा, ठीक है। चाहते तो बदल सकते थे ये लोग, पर शायद पुराने लोगों ने नहीं सोचा कि चलो, उन्होंने इतने मेहनत से कंट्रीब्यूशन दिया फिजिक्स में, तो उन्होंने नहीं बदला। अब मैंने जब समझा दिया है तो इसको रीड करना आसान होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ कंडक्टर फ्लो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का जो एंड है यहाँ पर हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिलते हैं माइनस और पॉजिटिव, इसके कारण हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, यानी कि हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो होते हैं। इसी को पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज बोलते हैं। अब जो हमारा कैथोड होता है वो होता है नेगेटिव और एनोड होता है पॉजिटिव। तो ये समझ लीजिए जो बैटरी है, जो पॉजिटिव होता है वहाँ पर उसका एनोड साइन है, नेगेटिव यानी कैथोड साइन है, हमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। आप प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द बैटरी, मैंने बता दिया बैटरी के एंड में प्रेजेंट होंगे, एंड प्रोवाइड इलेक्ट्रिक एनर्जी फॉर द चार्ज टू फ्लो। यही चीज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को रिपेल और अट्रैक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस की अच्छे से डिफाइन भी लिखी। अब देखिए, समझ लिए कि फॉर्मूला कैसे आया। अब जैसे कि हमने बनाया था यहाँ पर एक सर्किट, ठीक है। तो ये एक जो चार्ज है समझ लीजिए, इसको यहाँ से उठाकर यहाँ लेकर आए, इसको यहाँ से चलवाकर यहाँ लेकर आए, तो इस पर क्या करा? वर्क लगाया। वर्क किस पे कर रहा? चार्ज पे कर रहा। तो फॉर्मूला बन गया W/C, क्योंकि चार्ज को यहाँ से उठाकर यहाँ तक लाए, किसने लाया? वो पोटेंशियल डिफरेंस ने। तो यहाँ से उठाकर यहाँ लाने के लिए उन्होंने करा वर्क डन। वर्क डन किस पे करा? चार्ज पे, इसलिए वोल्टेज का फॉर्मूला बना W/C। ये लिखा है द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड फॉर अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पुराने लोगों ने क्या सोचा था? पॉजिटिव सोचा था। और ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू मूव फ्रॉम वन पॉसिबल पॉइंट टू अनदर यहाँ पॉसिबल नहीं, पोटेंशियल आएगा, ठीक है। वन पोटेंशियल पॉइंट टू अनदर पोटेंशियल पॉइंट, इन अनदर वर्ड्स वर्क डन ऑन अ चार्ज बाय द एनर्जी। आप पहले डिफाइन याद करो, सेकेंड डिफाइन को भूल जाओ, ये हायर लेवल की डिफाइन है, ठीक है। आप फर्स्ट डिफाइन को याद करना। द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू मूव इट फ्रॉम वन पोटेंशियल पॉइंट टू अनदर पोटेंशियल पॉइंट। इसका फॉर्मूला मैंने बता दिया, वर्क डन इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू W/C, ठीक है, W/C। तो कहाँ थे फिर हम? वैसे चार्ज को सर C नहीं Q से डिनोट करते हैं, चार्ज को Q से डिनोट करेंगे, क्योंकि चार्ज का जो C है वो तो उसकी यूनिट होती है, ठीक है। तो यूनिट हम बना सकते हैं, वर्क डन होता है हमारा जूल,
और हमारा जो चार्ज होता है वो होता है कुलम। तो इसकी यूनिट यहाँ तो हम लिख सकते हैं वोल्ट इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, वर्क डन यानी जूल होती है, हमारा जो चार्ज होता है उसकी कुलम होती है, तो यहाँ तो जे अपॉन सी, या फिर वोल्टेज की यूनिट होती है हमारी सिंपल वोल्ट। ठीक है, ये इसकी 2 यूनिट होती हैं। तो आप पूछ लेते कभी कभार एग्जाम में कि वन वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फॉर्म होगा। तो हमको पता है V अगर 1 लाना है तो हमको 1 जूल ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा और 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज पर, तो हमको 1 वोल्ट मिल जाएगा, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। तो वही लिखा है, जब 1 जूल का वर्क होता है on यानी 1 unit positive charge to move it from one point to another point, then the potential difference is said to be 1 volt। हमको 1 वोल्ट लाना है, हमको W by Q दिया है, तो यहाँ भी हमको 1 लाना होगा। तो वर्क डन की होती है जूल, हमारी चार्ज की होती है कुलम। तो 1 जूल ऑफ वर्क डन इज डन ऑन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज from move from one point to another point is known as 1 volt of 1 potential difference of 1 volt। आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। सिंपल सादा है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होते हैं, छोटी क्लासेस से पढ़ते हैं ना, तो इसकी डिफाइन में मैं आपको समझा देता हूँ। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ मेड अप ऑफ वायर्स ऑन विच एन इलेक्ट्रिक करंट रन्स। तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो वायर्स से बना होता है, कंटिन्यूअस होता है और क्लोज्ड होता है, बंद रहता है, मतलब अंदर से ये क्लोज्ड रहता है। ठीक है, और क्या ये वायर से बना होता है जिसमें करंट जो है वो दौड़ता है। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक करंट कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ, इसको 2 बार लिख दिया है, कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, सोर्स ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यानी अलग अलग, यहाँ तो बल्ब हो सकता है, अलग अलग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि बैटरी जो है हमारी सोर्स ऑफ एनर्जी है, एंड वायर्स। वायर्स तो इंपॉर्टेंट है ही, कंडक्टर्स होते हैं क्योंकि मतलब वो वही इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएंगे। आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ स्विच। स्विच क्या करता है, रेगुलेट करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को। अगर स्विच ऑफ है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, और स्विच ऑन है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। ये इंपॉर्टेंट सिम्बॉल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं एक सर्किट को बनाने के लिए। तो पहला क्या है, एक सेल एक ही सेल होता है, बैटरी होती है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो एक साथ इनने 3 सेल लगाए हुए हैं, यहाँ पे था पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे भी एक तरफ पॉजिटिव होता है एक तरफ नेगेटिव। पॉजिटिव मैंने बताया था यानी कि एनोड, और नेगेटिव होता है हमारा कैथोड। आगे देखते हैं की हो, या फिर इसको प्लग भी बोल सकते हैं। ये होता है ये है हमारा ओपन, ये हमारा क्लोज्ड। वायर जॉइंट, जब 2 वायर को जॉइन किया जाता है तो वो सोल्डर करके, तो ये वायर जॉइंट कहलाता है। वायर्स जॉइन नहीं हुए, ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को, तो वायर क्रॉसिंग बोला जाता है। बल्ब हम यूजुअली यही बनाते हैं, ये पता नहीं एनसीईआरटी में क्यों दिया है, कोई भी नहीं बनाएगा ऐसा बल्ब। आगे रेजिस्टर अभी हम देखेंगे अच्छी तरीके से आगे, तो मैं आपको समझा देता हूँ। एम मीटर यूज़ होता है हमारा क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए, और वोल्ट मीटर यूज़ होता है वोल्टेज को नापने के लिए। ठीक है, एम मीटर हमेशा सर्किट में सीरीज़ में लगाया जाता है। वोल्ट मीटर जो है हमारा, आई थिंक सो ये डिफरेंस मैंने आगे लिखा हुआ है, लेट मी सी, नहीं शायद नहीं है, तो मुँह से समझ लीजिए। एम मीटर जो होता है वो हमारा करंट नापता है, वोल्ट मीटर हमारा वोल्टेज नापता है। एम मीटर जो होता है वो सीरीज़ में लगाया जाता है, जैसे अगर कोई सर्किट चल रहा है कंटिन्यूसली तो यहीं पर ही वो एम मीटर को लगा दिया जाएगा ताकि करंट नाप लिया जाए। लेकिन जो वोल्ट मीटर होता है ये सीरीज़ में नहीं लगता, ये पैरेलल लगता है, यानी कि ये पूरा हमारा सर्किट हो गया, लेकिन सर्किट में सीरीज़ में हम नहीं लगा सकते वोल्ट मीटर को, उसको हमको सोल्डर करके पैरेलल बनाना पड़ेगा, और यहाँ पर हमारा वोल्ट मीटर लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओम्स लॉ देख लेते हैं। ओम्स लॉ के पहले एक बार आप रेजिस्टेंस देख लीजिए। रेजिस्टेंस इज मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ओम्स लॉ में हमको ओम्स लॉ के अंदर हमको रेजिस्टेंस का भी यूज़ आएगा। तो अपन पहले ही समझ लेते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। हाँ, ये रहा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस को आप समझ लीजिए फ्रिक्शन देखा है हम लोगों ने, हमने समझ लीजिए एक बुक ली, बुक को हमने आगे पुश किया, आफ्टर सम टाइम वो बुक रुक जाती, क्यों? क्योंकि उस पर एक अपोजिशन फोर्स लगता है। ठीक है, उस पर एक अपोजिशन फोर्स लगता है क्योंकि बुक आगे मुड़ रही है, लेकिन फ्रिक्शन उसको पीछे की फोर्स देकर रोक रहा होता है। तो धीरे धीरे कर करके वो फोर्स 0 हो जाते हैं और बुक रुक जाती है। यही समझ लीजिए रेजिस्टेंस है। हमारा बढ़िया सा इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है।
चार्ज अच्छे से जा रहा है, लेकिन एक हिस्सा आ गया जहाँ पर रेजिस्टेंस थी। ये इलेक्ट्रिक सर्किट में जो चार्ज जो फ्लो हो रहे हैं उनको धीरे कर देता है, उनको स्लो डाउन कर देता है, क्योंकि एक बाय प्रोवाइडिंग अ अपोजिशन उसको स्लो कर देता है। रोक नहीं सकता कभी भी रेजिस्टर, ठीक है, भले कितना भी बड़ा रेजिस्टेंस थे वो रोक नहीं सकता इलेक्ट्रिक करंट को, लेकिन वो स्लो कर देता है। लोग सोचते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो यहाँ पर वो उसको खा लेता है, नहीं, सिर्फ रेजिस्टर्स हमारे इलेक्ट्रिक जो भले यहाँ से वो 10 की स्पीड से जा रहा है या वो 5 का हो गया, ये जो रेजिस्टर है यहाँ पे 5 का हो गया फिर वो 10 का हो जाएगा, इस तरह से ये रेजिस्टर होते हैं वो कुछ नहीं करते हैं, बस ये इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड को स्लो कर देते हैं बाय ऑफरिंग अ ऑपोजिशन फोर्स, ठीक है। इट इज द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय अदर एटॉमिक पार्टिकल्स इन द पाथ ऑफ मूविंग करंट। मूविंग करंट चल रहा है, एक अपोजिशन होती है बाय अदर एटॉमिक पार्टिकल्स। अब रेजिस्टर भी तो एक सब्सटेंस है, सब्सटेंस के अंदर एटम होंगे, तो वो एटम्स जो होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन में एक अपोजिशन ऑफर करते हैं जो उसका जो करंट है उसको धीमा कर देता है। इकाई से आर से डिनोट होता है, इसकी यूनिट है ओम। ओम को सिंबलाइज किया जाता है इस तरह से, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस है, तो अब जो हमारा बल्ब होता है, सबने देखा ना बल्ब कैसा, नहीं बल्ब मत लीजिए रेजिस्टेंस के लिए, अपन एक नॉर्मल रेजिस्टेंस लेते हैं, कोई भी समझ लीजिए, इमेजिन कर लीजिए। तो अपन देखेंगे कि रेजिस्टेंस पे क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, अगर जो हमारा रेजिस्टेंस है वो बहुत लंबा, आप देख लीजिए इतना से एक रेजिस्टर है और एक रेजिस्टर है इतना बड़ा, किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी? ऑफ कोर्स लंबे वाले की, क्योंकि ये ज़्यादा ये इतना सा 2 मिनट उसको कम धीमी करेगा स्पीड और फिर से इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा, लेकिन ये बहुत देर तक इलेक्ट्रॉन की स्पीड को रोक के रखेगा और फिर ये जाएगा। तो ऑफ कोर्स जो ज़्यादा बड़ा कंडक्टर होता है वो ज़्यादा अच्छी रेजिस्टेंस शो करता है, यानी कि लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उस कंडक्टर की उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस शो होगी। सेकेंड, क्रॉस सेक्शनल एरिया, अब समझ लीजिए एक रेजिस्टर है जो इतना मोटा है और एक रेजिस्टर है जो इतना मोटा है। अब इसको इससे भी 5 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और इससे भी 5 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स तो इजीली निकल जाएंगे क्योंकि रेजिस्टर बड़ा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स को निकलने में टकराव होगा, ठीक है, सब घुल मिल कर जाएंगे, इंटरलिंक हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा, ये और अच्छे से रोकेगा। लेकिन एरिया वाइज जब एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस कम हुई। तो क्या समझ में आया? एरिया इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। एरिया ये पूरा वायर का नहीं होता है, एरिया सिर्फ इस क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया देखिए इस क्रॉस सेक्शन का कितना बड़ा है और इस क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना छोटा है। मतलब जब एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस कम हुई, तो मतलब एरिया इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगला मटेरियल ऑफ वायर, जिसको रो भी बोला जाता है, रेजिस्टिविटी भी बोला जाता है। रेजिस्टिविटी कुछ नहीं होता है, ध्यान से समझिए। समझ लो कॉपर है, कॉपर कंडक्टर है, कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देगा। अब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो थोड़ी सी रेजिस्टेंस तो कॉपर भी शो करेगा, थोड़ा सा उसको वो धीमा करता ही है कंडक्टर को। तो ये जो कॉपर है ये रेजिस्टेंस शो कर रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस शो कर रहा है मतलब वो रेजिस्टिविटी उसके पास एक प्रॉपर्टी है। मतलब जो चीज़ें रेजिस्टेंस शो करती है उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं। लकड़ी, वुड, ये इंसुलेटर है, ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं होने देते, मतलब ये रेजिस्टिविटी शो नहीं करते, मतलब इनके पास रेजिस्टिविटी नहीं होती। तो रेजिस्टिविटी, अब जो चीज़ है, अगर जो चीज़ अपने आप को फ्लो करने ही मतलब फ्लो करने देती है चार्जेस, वही रेजिस्टेंस शो करेगा। और जो करने ही नहीं देती, जैसे कि वुड, इसके पास रेजिस्टिविटी है ही नहीं, तो ये रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस इसमें आएगी ही नहीं। मतलब रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी यानी कि मटेरियल ऑफ वायर। क्या मटेरियल? लकड़ी का वायर बनाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी यानी रेजिस्टेंस नहीं होगी। लेकिन अगर कॉपर का वायर बनाओगे तो उसमें वो रेजिस्टिविटी शो करेगा, रेजिस्टिविटी शो करेगा यानी रेजिस्टेंस मिलेगी। यानी मतलब एक कंडीशन में रेजिस्टेंस मिल रही है, कंडीशन में नहीं मिल रही है, यानी मिल रही है नहीं मिल रही है यानी वो डिपेंडेंट है। तो फैक्टर अपन यही पढ़ रहे हैं, फैक्टर विच आर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो मटेरियल ऑफ वायर भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर, ज़्यादातर ये यहाँ तो रेजिस्टिविटी को बढ़ा भी सकता है और कम भी कर सकता है, ये अलग अलग केसेस में पढ़ेंगे, ये हमको मेनली 11th और 12th में देखना है। अब बनाते हैं इसका फॉर्मूला। हमने देखा कि रेजिस्टिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ से, रेजिस्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया से। तो हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाय एल, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इन दोनों चीज़ों को अपॉन ए। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, इसकी जगह इक्वल्स टू लगाना है, तो R इक्वल्स टू के कॉन्स्टेंट लगेगा L अपॉन ए।
जब भी प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो इक्वल्स टू के लगता है। अब के की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को रो से शो किया जाता है, यहाँ लिखा है रो, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला बना आर इक्वल्स टू रो एल बाय ए। देख लीजिए यही फॉर्मूला होगा नीचे भी, ये लिखा रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू रो एल बाय ए, ठीक है। ये रही इसकी छोटी सी डेरिवेशन, ये नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं ऊपर जो हमने ओम्स लॉ स्किप किया, अब ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ओम्स लॉ क्या होता है? इट स्टेट्स दैट करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। जितना ज़्यादा आप पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करोगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो करेगा, है ना। अब समझ लो ये चार्जेस हैं, ठीक है, ये फ्लो हो रहे हैं। एक पतला सा व्यक्ति है जो इसको धक्का दे रहा है, ठीक है। तो इसकी पतला सा व्यक्ति इनको धक्का दे रहा है, यानी इसका पोटेंशियल डिफरेंस कम है, तो कम इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। लेकिन एक मोटा व्यक्ति है अच्छा खासा, वो अगर इसको धक्का दे रहा है, ठीक है, वो अगर इलेक्ट्रिक करंट को, तो वो अच्छे से धक्का, जोर से धक्का मार पाएगा, ज़्यादा करंट पास होगा। तो वही जो वोल्ट, अगर वो हमारा जो हम पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो हमारा करंट भी कम निकलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो करंट भी ज़्यादा निकलेगा। छोटी सी बॉल है, ये करंट है, ये भी बॉल है, ये करंट है। ये था हमारा कम वोल्टेज देने वाला आदमी, ये ज़्यादा वोल्टेज दे रहा है, तो ये बॉल को भले किक कर ले यहाँ तक पहुँचेगी, लेकिन ये किक करेगा तो बहुत दूर जाकर पहुँचेगी बॉल। तो समझ में आया, वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बढ़ा, ये कम हुआ तो ये भी कम हुआ, ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा। अब यही लिखा है, इट स्टेट्स दैट करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, जो करंट है एक कंडक्टर से जो फ्लो हो रहा है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ दैट कंडक्टर। तो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन भी लिखना है, ये भी ओम्स लॉ का पार्ट है। हमने समझा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा तो K लगेगा। इस बार K जो है हम लेंगे R को, तो RI, इसको मैं थोड़ा अरेंज कर सकता हूँ लिख के, IR लिख देता हूँ, क्योंकि 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 एक ही होता है, इसलिए RI लिखो, IR लिखो। इसको याद करने के लिए अपन फॉर्मूला को बना सकते हैं वीर वर्ड अच्छे से याद हो जाएगा, बस यहाँ इक्वल्स टू लगा दो, बन जाएगा फॉर्मूला। ये ट्रिक होती है इस फॉर्मूला को याद करने की। अब देखेंगे V और I, ये जो हमारा वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट है, इसका ग्राफ, अगर इसका हम ग्राफ बनाते हैं तो क्या ग्राफ बनेगा ये हमको देखना है, ठीक है। तो V और I, एक एक्सिस पे हमने ले ली I, एक एक्सिस पे ले ली V, और अब हमने इसके एक स्लोप बनाई। अब हमको पता है क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्यों? अगर 2 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी दोगे, सॉरी, अगर 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया तो समझ लो 4 एम्पियर आया। फिर अगर 4 वोल्ट का दोगे तो 8 एम्पियर आएगा वैसे ही, और अगर 6 का दोगे तो 12 होगा, और हम अगर 8 का देंगे तो वो कितने से 4 से बढ़ रहा है तो वो डबल होकर 16 हो जाएगा। ऐसे करके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसके कारण हमारा जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ, अगर हमको अब इसका स्लोप निकालना हो, जब भी हमको स्लोप निकालने की बात हो तो कुछ मत करो, बस डायरेक्टली उसको डिवाइड कर दो हमारी क्या, वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से। जब भी हमको स्लोप निकालने की बात हो तो y डिवाइड बाय एक्स एक्सिस कर दो। y एक्सिस पे क्या है हमारा i, x एक्सिस पे क्या है हमारा v। तो देख लेते हैं i अपॉन v क्या होता है। अपन ने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, v इक्वल्स टू आई आर, और अगर हम i को नीचे ले जाएं तो क्या बनता है, r अपॉन इक्वल्स टू वी आई। तो दिख रहा है, वेट अ सेकेंड, रुकना, ये जो है x एक्सिस को ऊपर रखते हैं, y को नीचे, तो ये बनेगा v अपॉन आई, क्योंकि x एक्सिस पे क्या है हमारा वोल्ट, y एक्सिस पे क्या है m, वो हमारा करंट, तो v अपॉन आई बना। हमने फॉर्मूला में देखा था v इक्वल्स टू आई आर, r हो जाएगा v अपॉन आई। तो हम क्या कह सकते हैं, हमने पहले देखिए, हमको निकालना था स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला होता है x अपॉन वाई, यानी x एक्सिस पे जो भी रखा है उसको डिवाइड कर दो y एक्सिस से। x अपॉन वाई करा तो x एक्सिस पे था v आया और i आया। तो हमने क्या, v अपॉन आई क्या होता है, r होता है। तो हम कह सकते हैं जो स्लोप होता है वी आई ग्राफ का वो हमको देता है रेजिस्टेंस। ये जो स्लोप है ना, ये रेजिस्टेंस शो कर रहा है, ठीक है। द स्लोप ऑफ अ वी एंड आई ग्राफ शोज रेजिस्टेंस। चलो आगे देखते हैं।
कभी कभार डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी भी पूछ लिया जाता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय एटॉमिक पार्टिकल्स इन द पाथ ऑफ करंट। ये क्या? इट इज़ अ प्रॉपर्टी दैट इज मटेरियल डिपेंडेंट टू ऑफर अपोजिशन टू चार्ज। एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, या तो वो रेजिस्टेंस शो करेगा या फिर नहीं। ये आर से डिनोट होती है, ये रो से होती है। इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ। अपन ने देख लिया रेजिस्टेंस कैसे होती है, लेंथ, एरिया, मटेरियल एंड टेम्परेचर। ये डिपेंड होती है सिर्फ टेम्परेचर और नेचर ऑफ द मटेरियल पर। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट होती है ओम, और इसकी होती है ओम मीटर। ओम मीटर कैसे आई इसकी यूनिट? कभी कभार पूछ लेते हैं एग्जाम में कि रेजिस्टेंस की यूनिट कैसे आई। तो हमको पता है रेजिस्टिविटी की, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। R होता है ओम, हमको रो की निकालनी है यानी रेजिस्टिविटी की निकालनी, तो उसको ऐसे रखो। लेंथ होती है मीटर में, एरिया होता है मीटर स्क्वायर में। तो मीटर से मीटर स्क्वायर से मीटर कट जाएगा, m जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, तो ओम मीटर हो जाएगी रेजिस्टिविटी की यूनिट। आगे देखते हैं अब सीरीज एंड पैरेलल। हमें अच्छे से समझ में आ जाता है क्योंकि यह रिवीजन है, तो हमको पता है कि सीरीज़ क्या होती है। जब एक नॉर्मली जैसे सर्किट चल रहा है, उसी सीरीज़ में ही हमने हमारे रेजिस्टर्स को अटैच कर रखा है, तो ये होती है सीरीज़। और अगर हमने हमारा नॉर्मल जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वहाँ तो एक रेजिस्टर लगा दिया, और उससे पैरेलली एक और तार को जॉइंट सोल्डर करके एक और रेजिस्टर लगाया है पैरेलली, तो वो कहलाता है पैरेलल सर्किट। ठीक है, अगर उसी सीरीज में कंटिन्यूस पाथ में हमारा सर्किट फ्लो हो रहा है और उसके बीच में दो रेजिस्टर्स आ रहे हैं, तो ये हमारा सीरीज। और पैरेलल में हमारा कंटिन्यूस सर्किट फ्लो होकर ख़त्म भी हो जाता है, लेकिन एक और रेजिस्टर उसे सोल्डर करके अटैच रहता है, उसको कहते हैं हमारा पैरेलल सर्किट। अब हमको देखना है, क्योंकि कभी कभार हमारे न्यूमेरिकल्स में पूछ लिया जाता है कि जैसे कि 2 रेजिस्टर्स हैं, 3 रेजिस्टर है, तो इनकी टोटल रेजिस्टेंस हमको निकालना है। तो टोटल रेजिस्टेंस के फॉर्मूला हमको पता होने चाहिए। देखते हैं टोटल रेजिस्टेंस के फॉर्मूला कैसे आएंगे। उसके पहले डिफरेंशिएशन देख लीजिए। तो जो सीरीज सर्किट होता है उसके कंपोनेंट्स एंड आर कनेक्टेड एंड टू एंड, ये एकदम एंड टू एंड है ना, यहाँ खत्म हुआ, इसका एंड यहाँ पर है, उसके बाद एकदम यहाँ पर ही अगला कनेक्ट हो गया। लेकिन कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन मल्टीपल ब्रांच, ये अलग अलग ब्रांचेस में कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट, टोटल रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ इंडिविजुअल। ये हम सेकेंड वाला पॉइंट अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, तो इसको भी स्किप करो। द सेम करंट फ्लोज थ्रू ऑल कंपोनेंट। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखनी है, सीरीज जो सर्किट होता है ना, यहाँ से समझ लीजिए आई करंट आया, तो ये आई करंट इस वाले को रेजिस्टर को भी मिलेगा और इस वाले रेजिस्टर को भी मिलेगा, लेकिन जो ये वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है ना बैटरी, ये वाले को अलग वोल्टेज मिलेगी, ये वाले को अलग वोल्टेज मिलेगी। डिपेंड काय पे करेगा? इस रेजिस्टर पे। ये समझ लीजिए ये पतला सा बच्चा है तो इसको कम खाना लगता है, तो ये कम वोल्टेज लेगा। ये मोटा बच्चा है तो इसको ज़्यादा करंट लगता है, मतलब सॉरी ज़्यादा वोल्टेज लगती है, तो ये ज़्यादा वोल्टेज लेगा। डिपेंड करता है रेजिस्टर टू रेजिस्टर। अगला सीरीज, इसमें हमने क्या देखा, हमारा जो आई होता है वो सेम रहता है, पर वी जो होता है वो डिवाइड करता है। लेकिन इस वाले में उल्टा है, इन दोनों को वोल्टेज इक्वल मिलती है, लेकिन जो आई होता है, समझ लीजिए आई चल रहा था, अब वो सोच रहा है मैं इधर जाऊँ कि इधर जाऊँ, तो आई अपने आप को बांट लेता है। इसलिए यहाँ पर आई जो होता है वो डिफरेंट होता है, और वोल्टेज जो होता है वो दोनों को सेम मिलता है। देखते हैं, बस इतना याद रखें कि इसमें आई जो है, देखिए इस तरह से चला इलेक्ट्रिक करंट, आगे बढ़ा, यहाँ बढ़ा और पहुँच भी गया, मतलब आई हर जगह सेम था, तो बचा क्या, तो वी डिवाइड करेगा। लेकिन जब यहाँ आई ऐसे जाने की कोशिश कर रहा था, इसके पास 2 रास्ते हैं, या तो वो यहाँ चला जाए या यहाँ चला जाए, इसलिए आई अपने आप को डिवाइड कर लेता है, वो यहाँ से भी पहुँच जाता है और यहाँ से भी फिर एंड में वापस से बैटरी के पास ही पहुँच जाता है। इसलिए यहाँ पर आई डिवाइड होता है, इसलिए हमारा वोल्टेज सेम रहता है, यहाँ पर आई सेम रहता है तो वोल्टेज डिवाइड करता है। ये डिफरेंसेस में भी लिखा हुआ है। द सेम करंट फ्लोज थ्रू ऑल कंपोनेंट्स। जो ये करंट है वो हर कंपोनेंट में सेम करंट फ्लो होता है, और यहाँ पर करंट जो है डिवाइड कर देता है। मैंने अच्छे से समझा दिया कि यहाँ पर आए डायरेक्टली घूम के पहुँच जाता है, यहाँ पर आए डिवाइड हो जाता है 2 पाथ में। इसमें वोल्टेज डिवाइड करती है, इसमें वोल्टेज सेम रहती है। लेकिन अब देखिए, जैसे कि इसमें एक कंपोनेंट फेल हुआ, ये एक सर्किट है ना, यहाँ से अगर यहाँ पर ये कंपोनेंट ख़राब हो गया, तो जो हमारा करंट चल रहा था ना, वो यहाँ से पास होकर नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये ब्रेक हो गया है, तो आगे पूरा सर्किट टूट जाता है। लेकिन इसमें समझ लो ये वाले रेजिस्टर ने काम करना बंद कर दिया, ऊपर वाले ने, ठीक है। तो हमारा करंट जिस तरह से चल रहा था वो यहाँ रुक जाएगा, लेकिन यहाँ सेकेंड से वो वापस
आ जाएगा। मतलब अगर एक रेजिस्टर खराब होता है तो दूसरा वाला फिर भी चलता रहता है, लेकिन इसमें अगर एक भी खराब हुआ तो दूसरे वाले पे भी अफेक्ट पड़ता है। If one component fails, the entire circuit is interrupted. If one component fails, other branch remains unaffected. ठीक है, आ गया होगा समझ। अब देख लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, अलग अलग रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन। अब देखते हैं फॉर्मूला। अब जैसे कि हमको टोटल रेजिस्टेंस किसी ने पूछ ली कि इसमें निकालो और इसमें निकालो, ये 2 रेजिस्टर है, ये 2 रेजिस्टर, इनकी टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है, तो इसकी एक डेरिवेशन होती है। डेरिवेशन करने के लिए हम वो चीज़ को लेते हैं, जैसे कि सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड करता है, और हमारा पैरेलल में क्या होता है, हमारा आई डिवाइड करता है। तो जो चीज़ डिवाइड करती है ना, उससे हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कैसे। हमने देखा सीरीज में वोल्टेज डिवाइड करती है, तो हमने वोल्टेज से शुरू करा। V समझ लो किसी चीज़ में 3 रेजिस्टर है, तो एक रेजिस्टर को V1 वोल्टेज मिलेगी, एक रेजिस्टर को V2, एक रेजिस्टर को V3 वोल्टेज मिलेगी। ठीक है। तो फिर हम ले लेते हैं इस V वाले का, V हमको पता है IR होता है। ठीक है, तो IR टोटल वाला ये होगा IR1 क्योंकि पहले रेजिस्टर की, ये होगा IR2 क्योंकि सेकेंड रेजिस्टर की, ये होगा IR3, और ऐसे जितने भी रेजिस्टर हो। ठीक है, फिर अब इन तीनों में हमको क्या दिख रहा है, IR, IR और IR, ये तीनों कॉमन दिख रहे हैं। सॉरी, I कॉमन दिख रहा है। R1, R2 और R3 तो अलग अलग हैं, I कॉमन दिख रहा है। तो हम यहाँ लेंगे IR और I को कॉमन लेके R1 प्लस R2 प्लस R3 हमने एज इट इज लिखा। I से I हमारा कट हो जाता है, फिर बचा R टोटल इक्वल्स टू R1, R2 और R3। मतलब ये जो हमको रेजिस्टर अगर निकालने हो तो इनका सिर्फ एल्जेब्रिक सम कर दो। क्या लिखा नोट में, टोटल रेजिस्टर्स, टोटल रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज द सेम। टोटल रेजिस्टेंस के 4 नाम होते हैं। क्या, टोटल रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अगर एग्जाम में कुछ भी पूछ लिया जाए तो ये लिखना है कि सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस आर नोन एज, ये वाला जो भी 4 रेजिस्टेंस है अगर हमको नाम दे गया हो। पैरेलल, पैरेलल में हमने देखा था कि करंट जो है वो डिवाइड करता है, जो करंट डिवाइड कर रहा है तो उसी से हमारा डेरिवेशन स्टार्ट होगा। तो आई टोटल क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, और हमारा I का फॉर्मूला जो कि V इक्वल्स टू IR होता है, तो I हमको यही रखना है, V अपॉन R इक्वल्स टू I हो जाएगा। तो वही लिखा है V अपॉन R टोटल इक्वल्स टू V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3, क्योंकि R1, R2, R3 रेजिस्टर्स अलग अलग होते हैं। फिर आगे देखते हैं VR टोटल, यहाँ से हमको V और V कॉमन दिख रहा है तो V हमने उठा लिया। V यहाँ से हट जाएगा तो ये बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कट हो जाएगा, ये वाला V और ये वाला V, तो बचेगा सिर्फ ये 1 अपॉन R, यहाँ पे 1 अपॉन R होगा। 1 अपॉन R टोटल इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, यानी इसका फॉर्मूला इस तरह से हमको मिलेगा और सो ऑन। ये हमारी R जो है वो इक्वल है। और यहाँ पर हम देखेंगे ये अगर सीरीज़ में निकालना हो तो उसमें डायरेक्टली सम करना रहता है, और हमको पैरेलल में निकालना हो तो ये वाला फार्मूला फॉलो करना होता है। अब देखेंगे 3 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के 3 इफेक्ट। पहला होगा केमिकल इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द कंडक्टिंग सॉल्यूशन इट कॉजेज केमिकल रिएक्शन टू अकर ऑन द कैथोड एंड एनोड। एग्जाम्पल, अब जैसे कि जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी पास, हमने 9th में भी पढ़ा था और 10th में भी पढ़ा है कि जब भी कोई एनोड और कैथोड लेते हैं और इससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, ये ना एनोड और कैथोड, तो उसमें जो भी लिक्विड भरा होता है ना वो उसको आयंस में ब्रेक करना शुरू कर देता है। तो ये कहाँ यूज़ होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, हाइड्रोलिसिस में, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने अभी हाल ही पढ़ा है सॉल्ट्स में, किस तरह से NaOH भी फॉर्म होता है इसी प्रोसेस से। तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टिंग सॉल्यूशन से पास होता है तो वो उसको आयंस में तोड़ने लग जाता है, इसलिए एक इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ होता है। सेकंड, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये हम अगले चैप्टर में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, बट फिर भी इसका छोटा सा 3 लाइन में इंट्रोडक्शन दिया है। When the electric current is passed through a conductor, the magnetic field is produced in the area around the conductor. कोई भी चीज़ में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को भेजेंगे तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने लग जाती है। ठीक है, हमने देखा है मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि ये कोई हमारा नॉर्थ एंड साउथ वाला कंपास है तो हमने इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड्स देखी है, 7th क्लास में भी देखी है, 10th क्लास में अगला चैप्टर में इसको अच्छे से डिस्कस भी करेंगे। तो बस इतना समझ लीजिए कि कोई भी कंडक्टर से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो उसके आसपास हमारी यही मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट होंगी। अगला, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये बहुत अच्छे से हमको पढ़ना है, अभी आगे यही अच्छे से टॉपिक आएगा, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
तो इसमें क्या होता है कि कभी भी किसी कंडक्टर से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो हीट जनरेट करता है, हीट जनरेट करता है। ये इनकी प्रॉपर्टी, क्योंकि हम इफेक्ट पढ़ रहे हैं ना, कोई भी कंडक्टर से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो वो हीट जनरेट करता है। व्हेन करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर ड्यू टू रिस्पेक्टिव कोलिजन्स बिटवीन मूविंग चार्जेस एंड एटम, हीट एनर्जी एंड पावर आर डिसिपेटेड। तो यहाँ पर इतना लिखा हुआ है कि अब क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं तो कब अगर कंडक्टर है इससे इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे तो हीट जनरेट होती है, कोलिजन यानी टकराना। आगे देखते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, जूल्स अंकल ने हमको दिया था। तो ये जूल्स लॉ क्या करता है, स्टेट दैट हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द अमाउंट ऑफ करंट फ्लो, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड पीरियड ऑफ द टाइम। सी, अगर कोई कंडक्टर है तो उससे जो हीट जनरेट होगी वो केस कितनी होगी, ये उन्होंने हमको अपने फॉर्मूला में बताया। क्या बताया, ये जो उसके कितना करंट पास हो रहा है वो उसका स्क्वायर, जो कितनी रेजिस्टेंस है वो भी मल्टीप्लाई करो, कितने टाइम के लिए बह रहा है उसको भी मल्टीप्लाई करो, तो हमको मिल जाएगी हीट। तो उन्होंने डायरेक्टली बताया कि H प्रोपोर्शनल टू I का स्क्वायर R और T, यानी H प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो H इक्वल्स टू के आई स्क्वायर RT हो जाएगा। अब हमने बाद में पता चला K तो 1 है, हम डायरेक्टली लिख सकते हैं H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। ठीक है, प्रूफ देख लीजिए एक बार जूल्स लॉ का। प्रूफ हमको पता है, मतलब अगर ये H इक्वल्स टू आई आर स्क्वायर टी आया है, हीट एनर्जी होती है ना, एनर्जी और वर्क डन को इंटरचेंजेबली यूज़ किया जा सकता है, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा ही अच्छे तरीके से, वर्क एंड एनर्जी चैप्टर में। तो अब हम क्या देखिए, समझ लीजिए हमने वोल्ट अभी हाल ही ऊपर पढ़ा, वोल्ट क्या करता है, वर्क डन लगाता है कौन से पे, किस पे, चार्ज के ऊपर। ठीक है, तो हमने देखेंगे V इक्वल्स टू, एक सेकेंड, वर्क डन जो होता है, वर्क डन को हमको वहीं रखना है, मैं बताता हूँ क्या करना है इन लोगों ने। V इक्वल्स टू डब्ल्यू क्यू था, W अपॉन क्यू, तो W को यहीं रखा और V मल्टीप्लाई बाय Q कर दिया। ठीक है, अब जो Q होता है उसको हम IT भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं एक सेकेंड बताता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है, रुकना। तो मैंने यहाँ पे क्या डेरिवेशन लिख दी है पेन से, तो आपको इजीली समझ आएगा। हमको पता है V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, वोल्टेज होता है हमारा कितना वर्क डन लगाया चार्ज के ऊपर, तो वर्क डन को निकालने के लिए हम V इंटू क्यू कर देंगे, Q को हटाएंगे और V को भी हटाएंगे। Q को कहा कि कौन से फॉर्मूले से हटाएंगे, हमने एक ही फॉर्मूला, दो फॉर्मूले पढ़े हैं, Q इक्वल्स टू एन पढ़ा था और I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी पढ़ा था। I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी वाला फार्मूला लेंगे, ये जहाँ पर लिखा हुआ है Q अपॉन टी, यानी Q क्या हो जाएगा I इंटू टी, तो हमने Q की जगह लगा दिया I इंटू टी, ये वर्क डन है। फिर हम V को भी डिस्प्लेस कर देंगे, हमको पता है V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो हमने वही लिखा V इक्वल्स टू आई आर कर दिया। I इंटू आई स्क्वायर हो गया, इंटू R इंटू टी। वर्क डन और हमारी एनर्जी सेम होता है, इसलिए हम वर्क डन और एनर्जी को लगा देंगे। और यही एनर्जी क्या है हमारी, हीट एनर्जी, तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला आ गया I स्क्वायर RT। ये यहाँ पर प्रूफ था ऑफ जूल्स लॉ। अगला है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट। पहला हमने देखा इलेक्ट्रिक बल्ब में, सबने देखा है बल्ब, जो बल्ब है वो मेडअप वो होता है ग्लास का और फिलामेंट का। फिलामेंट टंगस्टन होता है, टंगस्टन का बहुत अच्छा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसलिए वो जो भी उसमें कोलिजन होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के, उसके कारण उसमें मेल्ट नहीं होता है। एग्जैक्टली क्या होता है, फिलामेंट पे हीट जनरेट होती है और हीट के साथ लाइट जनरेट होती है, जहाँ हीट होगी वहाँ पे रोशनी भी होती है, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई सेट करते हैं ताकि उसका जो वो फिलामेंट है वो पिघले ना और ज़्यादा टाइम तक, मतलब उसमें ज़्यादा टाइम तक वो पिघले ना और ज़्यादा देर तक वो हीट प्रोड्यूस कर सके और ज़्यादा देर तक वो चल सके। अब जो ग्लास भी होता है, जैसे कि ये बल्ब है, कोई बल्ब है, ये उसका फिलामेंट है, तो ये ग्लास के अंदर भी एक गैस फिल्ड होती है। ये गैस कौन कौन सी होती है, आर्गन और नाइट्रोजन गैस। ठीक है, ये हेल्प करती हैं ताकि ग्लास के अंदर एक ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेयर बनी रहे। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ हमने सबने देखा है, ये क्या होता है, हमारे घर के मेन जो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी होती है उसके बीच में इलेक्ट्रिक फ्यूज़ रहता है। ये समझ लीजिए वायर है, ये वायर, इसके बीच में पतला सा वायर होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज़। ये क्या करता है, जब हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आता है ना तो ये उतनी गर्मी सहन नहीं कर पाता, क्योंकि अगर हीट है, हमने अभी हाल ही फार्मूला पढ़ा हीट इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, अगर इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है तो हीट बढ़ती है, तो ये जो छोटा सा वायर होता है ये हीट को सह नहीं पाता और ये मेल्ट हो जाता है, टूट जाता है, इसलिए यहाँ से यहाँ एनर्जी पास, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती, इसलिए हमारा वायर ब्रेक हो जाता है। तो वही लिखा है इलेक्ट्रिक फ्यूज, द फ्यूज इज अ डेलिकेट वायर दैट मेल्ट व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट एग्जिस्ट। वो जो बोला था हिंदी में वो इंग्लिश में लिखा है, देयरफॉर इट ब्रेक्स द सर्किट।
वायर कैन बी CuNi एलॉय एंड SnPb एलॉय, ठीक है। यहाँ पे 2 एलॉय एग्जाम्पल दिए कि 2 तरीके से, मतलब 2 वेज में ये एग्जिस्ट हो सकता है, मतलब बनते हैं। अगला है हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट जैसे कि हमने देखा है कि घरों में क्या बोलते हैं उनको, हीटर्स यूज़ होते हैं, हमारे गीज़र यूज़ होते हैं, केटल यूज़ होती है, इंडक्शन यूज़ होता है, स्ट्रेटनर यूज़ होता है, कर्लर यूज़ होता है, हमारी प्रेस्ड आयरन यूज़ होती है। इनमें मेनली हीटिंग एलिमेंट जो होता है वो निक्रोम होता है। निक्रोम में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं फटाफट गर्म हो जाता है, इसलिए गैसर वो होता है जैसे हम पानी गर्म करने की रॉड आती है ना, वो होती है। तो ये जो होता है हीटिंग, ये भी एक हीट जो है उसका यूजेस है। तो ये 3 यूज़ हमने देख लिए कहाँ कहाँ होता है। एक तो इलेक्ट्रिक बल्ब में, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में, और हीटिंग एलिमेंट के रूप में इनका यूज़ होता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के हीटिंग इफेक्ट का। अगला इलेक्ट्रिक पावर। पावर क्या होता है? पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। पावर होता है कि कितना काम हो रहा है कितने समय में, ठीक है। अभी हाल ही हमने देखा कि V इक्वल्स टू W अपॉन Q होता है, यानी W इक्वल्स टू VQ हो जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो P इक्वल्स टू VQ अपॉन टाइम हो गया, ठीक है। तो QT, ये जो हमको दिख रहा है ना QT, हमने अभी हाल ही देखा I इक्वल्स टू QT। तो पावर का पहला फार्मूला आ गया P इक्वल्स टू VI। हम देखेंगे 3 पावर के 3 फार्मूले हम देखेंगे। हम पावर के 3 फार्मूला क्यों देखेंगे? क्योंकि देखना पड़ेगा, इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं, ये पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला भी देखेंगे, तीसरा इसके नीचे। तो अब हमारे पास आ गया P इक्वल्स टू VI। अब हम क्या करेंगे, V जो है हमारा, हमको पता है V इक्वल्स टू IR होता है, तो हम लगा देंगे V इक्वल्स टू IR, हमको आ गया P इक्वल्स टू I स्क्वायर R। अब क्या होता है, हमने देख लिया V इक्वल्स टू IR होता है, ठीक है। अब I को हटाना है तो कर देंगे VR इक्वल्स टू I, ठीक है। V इक्वल्स टू IR ऐसा है, तो I लाना है तो ये हो जाएगा V अपॉन R, ठीक है। I को लेना है तो R अपॉन में जाएगा, तो हमने I की जगह लिख दिया V अपॉन R। V अपॉन R यानी 2 R है, एक R से एक R कट हो जाएगा तो बचा V स्क्वायर अपॉन R। ये थर्ड पॉइंट हो गया, ठीक है। अब हमने निकालनी है एनर्जी। हमने निकाल ली पावर, अब हमको निकालना है एनर्जी। तो P इक्वल्स टू होती है एनर्जी मल्टीप्लाई बाय टाइम। P इक्वल्स टू होता है एनर्जी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो बस इसमें कुछ नहीं करेंगे, हर फॉर्मूला में T मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने P निकाल लिया है, और जो एनर्जी होती है वो होती है हमारी P इंटू टाइम। तो एनर्जी वाले फार्मूलाज में बस ये जो 3 फार्मूला निकाले इसमें टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहला फार्मूला क्या बन जाएगा, E इक्वल्स टू, हमने VI निकाला था तो VI T। हमने फिर सेकेंड फार्मूला निकाला था I स्क्वायर R, तो I स्क्वायर R T। थर्ड फार्मूला निकाला था V स्क्वायर R, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर R इंटू T। बस यही 6 फार्मूलाज हैं, 1 2 3 4 5 6। ये न्यूमेरिकल्स में यूज़ आते हैं, कभी कभार इनका डेरिवेशन पूछ लेते हैं। ये डेरिवेशन यहाँ आपको समझ नहीं आता, इसलिए यहाँ पे मैंने नॉर्मल राइटिंग में लिखा, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि जो फ्रैक्शन होता है, हम यहाँ पर ये E इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R T ऐसा है, तो इसको लिखने का तरीका ये टाइपिंग में ऐसा होता है, इसके कारण मैंने यहाँ पे टाइप नहीं करा था, यहाँ हैंड रिटन लिखा हुआ था। अगला है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। अब हमारे घरों में जो बिजली आती है उसका उपयोग हम कमर्शियली, लास्ट टॉपिक में चैप्टर खत्म हो जाएगा, लास्ट में बता दूंगा सारे टॉपिक्स के, छोटा सा रिविजन कर देंगे, फिर आपको सब समझ आ जाएगा। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है? कमर्शियल यूनिट यानी कि जिस तरह से हम एनर्जी की खपत करते हैं। अब हम एनर्जी जो है उसकी यूनिट होती है जूल्स। हम जूल्स में यूज़ नहीं करते एनर्जी, हम इतनी ज़्यादा एनर्जी यूज़ करते हैं, हम उसको किलो वाट आवर्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसकी ऐसा यूनिट होती है जूल, या फिर इसको कह सकते हैं इसकी CGS यूनिट होती है अर्थ। लेकिन इसकी प्रैक्टिकल यूनिट जो होती है वो होती है कैलोरी, और इसकी कमर्शियल यूनिट होती है वो होती है किलोवाट आवर। इसका कन्वर्जन देख लीजिए, 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये होता है इसका कन्वर्जन। अगर आप 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल की एनर्जी खर्चते हैं तो हम 1 किलोवाट आवर, मतलब या फिर 1 यूनिट एनर्जी को खर्च कर देते हैं। 1 यूनिट होता है, या फिर इसको 1 यूनिट भी बोला जाता है, ठीक है। तो हमने देख ली SI यूनिट जूल, CGS यूनिट अर्क्स, प्रैक्टिकल यूनिट कैलोरी, कमर्शियल यूनिट किलोवाट आवर, और लास्ट में इसका कमर्शियल। ये 5 मेन पॉइंट्स हैं जो हमको अगर कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आएगा, या फिर ज़्यादातर तो इसके हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं।
न्यूमेरिकल्स में हमको मेनली ये वाला इस वाले फार्मूला को यूज़ करके कन्वर्ट करना है, और एनर्जी फाइंड आउट करने के तो मैंने आपको बहुत सारे फार्मूले ऊपर पहले ही बता दिए हैं, ठीक है। आई होप ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपको समझ आया होगा। जैसा भी आपको आई होप कोई डाउट तो आया नहीं होगा, और फिर भी आए तो कमेंट सेक्शन में भेज दीजिएगा, टाइप कर दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करिएगा। आई एम सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पहली वीडियो थी ये मेरी इस यूट्यूब चैनल पे, दैट इज़ वाई आई वॉज नर्वस, बट ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। अगली वीडियो जल्द आएगी।